हाँ तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे पार्ट 3 का, है ना। पार्ट 1 देख लिए थे पेज नंबर 25 तक। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में देखिए बता रहे हैं, है ना। उसके आगे पढ़ते हैं। यदि वायु में केवल ऑक्सीजन गैस ही रहती है तो एक जगह आग लग जाने पर वह हर जगह फैल जाती है और आग को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होता है ना। उसी प्रकार यदि वायु में सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहती है तो क्या होता है। वायु में नाइट्रोजन गैस तो जीव जंतु का सांस लेने में मुश्किल होता है। क्या होता है ना, जीव जंतु को सांस लेने में मुश्किल हो जाएगा और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता है। और क्या धीरे धीरे पृथ्वी में समाप्त हो जाएगा यदि नहीं रहेगा ऑक्सीजन गैस। तो सिर्फ नाइट्रोजन ही रहेगा तो क्या समाप्त हो जाएगा जीवन। क्या ऊंचाई में जाने पर वायु ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। हाँ, तो ऊंचाई ज़्यादा ऊपर में जाने से क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। आपने सुना होगा कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहने पर सांस लेने में अत्यधिक कठिन हो जाता है और हमें तेज़ी से सांस लेना पड़ता है। आपने पर्वतारोही को ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाता देखा होगा। इसका कारण ऊंचाई पर ऑक्सीजन का कम मात्रा में उपस्थित होना है। देखिए एक चित्र भी दिया हुआ है ना। पहाड़ चल रहा है व्यक्ति, तो ये ऑक्सीजन का क्या सिलेंडर अपने पीछे पीठ में ले लिया है और जा रहा है, क्योंकि ऊंचाई चढ़ने में क्या है, इसको तापमान ज़्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन और पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, तो जिसके कारण से क्या है, इसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके, है ना, जा रहा है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। वायु में क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है ना। जाड़े के दिनों में कुछ लोग बंद कमरों में लकड़ियाँ जलाकर आग सेंकते हैं। ऐसे कमरों में कुछ समय बाद घुटन महसूस होने लगता है। घुटन महसूस मतलब खराब लगने लगेगा, है ना, वकी टाइप का लगेगा। इसका कारण लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना है। लकड़ी जलता है तो कौन सा गैस निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमरे को में एकत्रित हो जाती है तथा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जिसमें ज़्यादा गैस हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है। आप जानते हैं कि सभी जीव जंतु श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जितना भी जीव जंतु है क्या का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, है ना, ये आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन का श्वास लेते हैं और एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और फेफड़ा से क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे एवं जीवों के सड़ने गलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। कोई चीज़ हम लोग जलाएंगे तो उसमें या फिर सड़ जाता है तो उसमें कौन गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में चली जाती है। अब देखिए वायु में धूलकण की उपस्थिति। वायु में क्या धूलकण भी रहता है, देखे होंगे, है ना, इधर उधर से उड़ते रहता है ना। वायु में अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाकर उसके प्रकाश को ध्यान से देखिए, है ना। आप अंधेरे कमरा में घुस जाइए और टॉर्च जलाइए तो टॉर्च से आपको जहाँ जहाँ टॉर्च का रोशनी जितना दूर तक जाएगा देखिएगा आप उसमें धूलकण दिखाई देंगे बहुत सा। टॉर्च के प्रकाश चमकते हुए कुछ कण हवा में इधर उधर तैरते दिखाई देते हैं। यह चमकते हुए कण धूल के कण हैं और जो चमकता है वो क्या धूल का कण होता है। इससे यह पता चलता है कि वायु में धूलकण भी उपस्थित रहते हैं। वायु में क्या धूलकण भी रहते हैं। इसे एक और क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास। देखिए आपका खिड़की भी खोल दीजिए, है ना। बहुत दिन से कमरा को खोलिए नहीं, कुछ दिन के बाद उसको खोल लीजिए और खिड़की खोल दीजिए, देखिएगा आपका प्रकाश यदि आता है तो दिख जाएगा प्रकाश में। या फिर आपका खपरा का यदि घर है तो खपरा का घर में देखिए कहीं कहीं छिद्र हो जाता है खपरा, तो उसमें रोशनी जो घुसेगा तो उसमें भी आपको दिखाई देगा, हाँ। तो ऐसा बहुत सा क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं कि वायु में क्या होता है, धूलकण भी दिखाई देता है। अब देखिए वायु की संरचना, है ना। वायु की संरचना, वायु में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा लगभग 99% होती है, जिसमें नाइट्रोजन वायु का लगभग 78%। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है वायुमंडल में, नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस, नाइट्रोजन 78%, मतलब 78% भाग होता है ना, भाग घेरता है। और शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बहुत कम है, देखिए 1% दिया है। और जलवाष्प और धूलकण एवं अन्य गैस होती है। देखिए एक वायु की संरचना का एक वृत्त जैसा चार्ट बनाया गया है ना, वृत्तालेख जैसा मान लीजिए। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, 21%। अन्य गैस जिसमें मिला हुआ सब गैस 1% है।
तो आप इसको इससे इस सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभार कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत है, ऑप्शन दे देगा या फिर आपको लिखने बोल दे, है ना, तो 78%। देखिए, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। पानी में भी कोई कोई जीव देखे हैं, मछली, है ना, मेढक और भी जीव जंतु रहता है ना, तो सब, और मिट्टी के अंदर भी रहता है केंचुआ, तो इस सबको भी तो ऑक्सीजन मिलता है ना। तो देखिए इसके बाद पेज निकालते हैं। मिट्टी में वायु, क्या मिट्टी में भी क्या होता है, वायु होता है, याद रखिएगा। इससे पता चलता है कि मिट्टी छोटे छोटे कणों से बनी होती है। मिट्टी किससे बना होता है, छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। वे एवं उन कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे छिद्र होता है ना। वायु में देखे होंगे आपका छोटा छोटा छिद्र भी कहीं कहीं दिखाई देता है ना। तो उसको हम लोग छिद्र को क्या है, और खाली स्थान में क्या है, वायु रहता है, उसमें वायु रहती है। जब जल इन खाली स्थान में प्रवेश करता है तो वहाँ की वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। आप देखे होंगे कहीं कहीं छिद्र में आप पानी डालते होंगे तो क्या बुलबुला के रूप में बाहर आता है ना। इसका मतलब क्या, वो वायु बाहर आ जा रहा है ना। जब जल हम डाल रहे हैं तो उससे वायु क्या बाहर आ जाता है। यही कारण है कि जब बरसात के मौसम में जब ज़्यादा वर्षा होती है तो मिट्टी में उपस्थित वायु बाहर आ जाती है और इसमें रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु सांस लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। या फिर देखेंगे ज़्यादा गर्मी भी देने लगता है तो फिर गर्मी में बरसात में जीव जंतु क्या बाहर आने लगते हैं, है ना। मिट्टी के अंदर में थोड़ा कम वायु होता है, जितना वायुमंडल में हम लोग का है यहाँ पर पृथ्वी में उतना वायु क्या नहीं होता है, और जल में भी। सांस लेने के लिए सभी जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सांस लेने के लिए कौन सभी जीव को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। यदि मिट्टी में वायु न रहे तो मिट्टी के अंदर कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता, है ना। मिट्टी के अंदर यदि वायु नहीं होता तो क्या कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता। आप जानते हैं कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पानी में क्या घुला हुआ ऑक्सीजन वहाँ होता है। आपने मछली का गलफड़ा देखा होगा, है ना, जिसको मुर्गा टाइप का रहता है ना, लाल लाल कलर का दिखता होगा मछली में, है ना। तो जो श्वसन में सहायक करता है, गलफड़ा क्या करता है मछली का ना, श्वसन में उसको क्या सहायक करता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन क्या स्वयं बनाते हैं तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग भी करते हैं। पेड़ पौधे हम लोग क्या ऑक्सीजन देते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, ये याद रखिएगा। उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जंतु को भी श्वसन क्रिया में करते हैं। स्पष्ट है कि पौधे एवं जंतु किस प्रकार एक दूसरे पर निर्भर है ना। कि पेड़ है तो क्या, पेड़ पौधे हैं तो हम सब हैं तो पेड़ पौधे, है ना, एक दूसरे के क्या मित्र के रूप में काम करते हैं, है ना। वायु का उपयोग, वायु, है ना, वायु का क्या उपयोग आप जान चुके हैं कि वायु सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। सभी जीव के लिए क्या है, वायु बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर क्या आप जानते हैं कि वायु का अन्य उपयोग भी है ना। वायु का क्या अन्य क्षेत्र में भी उपयोग होता है। क्या आपने पवन चक्की का नाम सुना है, आपने पवन चक्की का नाम सुना ही होगा, है ना। नहीं सुना है तो देख लीजिए आप उसका चित्र, है ना। पवन चक्की इस प्रकार से देखिए, है ना, पवन चक्की का चित्र है। तेज वायु पवन चक्की को घुमाती है। तेज वायु क्या है, पवन चक्की को घुमाती है। ज़्यादा वायु होगा तभी इस चक्की को घुमा पाएगा, है ना। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने के लिए के लिए होता है। पवन चक्की का उपयोग क्या, ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए, है ना, पानी निकालने के लिए किया जाता है। या फिर बड़ा बड़ा आटा फैक्ट्री होता है, आटा चक्की, उसको घुमाने के लिए चलाने के लिए होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। पवन चक्की से क्या हम विद्युत भी उपयोग करते हैं, उत्पन्न करती है ना। वायु के अन्य कार्य, वायु बादल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। देखे होंगे वायु क्या काम करती है ना, बादल को उड़ा के एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाती है, जिससे विभिन्न स्थानों पर बारिश होती है ना। बादल जब एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है तो वहाँ क्या बारिश होने लगता है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि यहाँ कुछ
यहाँ 1 किलोमीटर में यदि पानी दिया तो उसके बाद 2-3 किलोमीटर के बाद यहाँ से यहाँ पानी नहीं देती है, बारिश नहीं देती है, और कुछ किलोमीटर के बाद फिर देने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ बादल क्या है, यहाँ इससे उड़ा के ले जाता है ना, जिसके कारण से क्या है, इधर पानी नहीं देता है। एक और देखेंगे कि वन के सामने ज़्यादा वर्षा होती है ना, तो उधर क्या ज़्यादा बादल ले जाता है। यह पौधों के बीजों को उधर इधर फैलाने में सहायक होते हैं, और पौधा का बीज को भी क्या है, इधर उधर फैलाने के लिए सहायक होती है। यह पक्षी, चमगादड़ एवं कीटों को उड़ने में भी मदद करती है ना। वायु क्या करता है, करते हैं ना, ये सब चमगादड़ कीट उड़ने को में भी मदद करता है। यह अन्य कणों को भूसा से अलग करने में भी सहायक है। आप लोग खेतों में देखे होंगे, धान की कटाई करने के बाद उसका भूसा को अलग करने के लिए क्या किया जाता है ना, हवा से उड़ाया जाता है। सूप लेके देखे होंगे, है ना, या फिर पंखा से घुमाया जाता है ना। यह नावों को खेने में मदद करती है ना। जिस ओर वायु बहती है उस मार्ग में देखिए नाव को चलाने में भी ज़्यादा आसानी होती है। या फिर आप साइकिल में भी जाते होंगे, जिस ओर वायु बहती है उस दिशा में जाने में आपको ज़्यादा सुविधा लगता है, लेकिन उसका विपरीत दिशा में आते हैं तो नहीं आना, थोड़ा ज़्यादा क्या हम लोग को तकलीफ होता है ना, ज़्यादा पैदल मारना पड़ता है। ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में भी सहायक करती है ना। वायु क्या करती है ना, पैराशूट, हवाई जहाज, ग्लाइडर और ये सब जहाज को चलाने के लिए भी सहायता करती है। अब हमने सीखा में आ जाइए, है ना। हमने सीखा वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, जिसे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायु हमारे चारों ओर जो उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल, और अंग्रेजी से एटमॉस्फेयर बोला जाता है इसको। और गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन। पवन को हम लोग वाइंड भी कहते हैं, है ना। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसमें अनुभव कर सकते हैं। वायु को हम लोग क्या देखते हैं कि वायु है, नहीं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं कि ये वायु है ना। हिलने लगता है तो हम जान जाते हैं कि हवा हिला रहा है ना। कोई भी चीज़ को उड़ाने, किताब आप पढ़ते होंगे पंखा के सामने, तो पंखा यदि चलने लगती है तो किताब का पेज क्या पलटने लगता है, तो इससे हम जान जाते हैं कि क्या ना, हवा से इधर उधर पलट रहा है। वायु जगह घेरती है, वायु क्या जगह भी घेरती है। देखे होंगे आप बैलून, है ना, जिसको गुब्बारा बोलते हैं, गुब्बारा फुलाते हैं तो उसमें क्या बड़ा आकार हो जाता है, तो बड़ा आकार हुआ मतलब वहाँ वायु भरा हुआ है। वायु पारदर्शी होती है ना। वायु क्या होती है ना, पारदर्शी भी होती है। वायु सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतु के लिए आवश्यक है। वायु क्या है, सभी पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है और जीव जंतु के लिए भी। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण एवं कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है ना। ये सब अन्य गैस से भी मिल से मिश्रण है। ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है ना। ऑक्सीजन से हम लोग क्या जलाते हैं, देखे होंगे जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है या फिर ज़्यादा ऑक्सीजन होता है तो जलता नहीं है। हम लोग घर में चूल्हा उल्हा भी जलाते होंगे, है ना, तो देखते होंगे ज़्यादा वायु चलने लगती है तो हम लोग का क्या बुझ जाता है ना। और पूरा कम भी रहेगा तो फिर जलेगा नहीं, है ना। इसलिए क्या, मात्रा में जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। जल तथा मिट्टी भी क्या, वायु उपस्थित है। जल में भी वायु रहता है, घुलनशील वायु, और मिट्टी में भी होता है ना। वायु में 4/5 भाग नाइट्रोजन होता है ना। वायु में कितना, 4/5 भाग नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन वायु के मुख्य अवयव है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन वायु में मुख्य अवयव है ना। वायु के अनेक उपयोग है, और वायु का बहुत सारा उपयोग हम लोग देखें पवन चक्की चलाने में, है ना, और भी साइकिल चलाते हैं तो देखे होंगे वायु जिस ओर जाती है उस ओर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को आसानी भी होता है। तो आप सभी को समझ में ये वीडियो आ गया होगा बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।